नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं हैदराबाद बेस्ड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री शैलेश जैन जी से प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, क्या इसकी भविष्य की संभावनाएं हैं और क्या ये इस भाव में निवेश करने लायक है या नहीं है। वीडियो थोड़ा सा तकनीकी है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या भी इसका बिजनेस मॉडल है। तो पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1985 में हुई। उस समय इसका नाम AMS प्रोप्राइटरी कंपनी था और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का डिज़ाइन किया करती थी, जिसको CAD बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड एडेड डिज़ाइन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का डिज़ाइन किया करती थी। 1997 में इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और कंपनी का नाम बदलकर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 2017 में कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जनवरी 2018 में कंपनी का IPO आया और 275 रुपये में इस कंपनी का IPO प्राइस था और रिटेल कैटेगरी में 40 टाइम्स और ओवरऑल 250 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। मई 2023 में शेयर में स्टॉक स्प्लिट हुआ और इसके 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी का करंट प्राइस में देखूँ तो 270-75 की रेंज में है। तो जो IPO प्राइस है वहाँ से ये 10 गुना हो गया है 7.5 साल में। तो लगभग 36% पर एनम का रिटर्न इन्होंने दिया है। इसको आप ऐसे कंपेयर करें कि जो आपको FD में 1 साल का रिटर्न आजकल मिलता है वो लगभग 6.5-7% का है। तो 36% और 7% यानी कि FD से 6 गुना रिटर्न हर साल ये इस शेयर ने IPO प्राइस से दिया है। चूंकि ये कंपनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में है और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में है, तो इनके प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो प्रमोटर हैं जो इनके फिलहाल MD भी हैं, B कुमार रेड्डी साहब, ये 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में। इसके अलावा इनके एक और डायरेक्टर जो हैं CVS प्रसाद, वो इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो मोहाली में थी और जो पहले इसरो के अधीन थी, तो वहाँ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे काम किया करते थे और अब ये कंपनी के साथ पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। कंपनी का बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर में हाई परफॉर्मेंस मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो पहले ये समझ लेते हैं ये इस चीज़ का मतलब क्या है। तो देखिए, डिफेंस तो आप सब लोग जानते ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाई परफॉर्मेंस और मिशन क्रिटिकल का मतलब ये है कि जो डिफेंस में इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मिसाइल में, तो वहाँ पर जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर फेल्योर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने दुश्मन के ऊपर मिसाइल दाग दी या कोई इंटरसेप्टर के रूप में मिसाइल आपने दागी जो दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रही है, तो वहाँ पर कोई एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए। इसलिए इसमें जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो बहुत ही केयरफुल और बहुत ही एडवांस इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये बनाते क्या हैं या करते क्या हैं, क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं और उनकी मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं, यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मैं थोड़ा डिटेल आपको और दूंगा इस बारे में। पहले समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो आप सारे लोग जानते ही हैं कि कोई ऐसा सर्किट जिसको हम डिफेंस इक्विपमेंट में लगा दें तो वो अपना काम करे। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम होता है वो आप ऐसा समझ लें कि उस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ मैकेनिकल या मशीनरी भी इन्वॉल्व है। अब इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल को अगर मैं उदाहरण से समझाना चाहूँ तो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ आती हैं जिसमें सुइयाँ होती हैं, तो उसमें क्या है कि जो सुई वाला जो सुई का घूमने का जो तरीका है वो मैकेनिकल तरीका है। वहाँ पर आप
उस सुइयों को जब सेट करते हैं तो एक पिन बाहर निकाल के उनको घुमाते हैं, तो ये मैकेनिकल तरीका है। लेकिन उसके अंदर जो सर्किट होता है जिसके थ्रू वो घड़ी चल रही होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो वो जो घड़ी है आपकी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट है। ये एंड टू एंड सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो ये पहले कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि भाई किस तरह की रिक्वायरमेंट हमें डिफेंस में आ सकती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद वो डिज़ाइन को अप्रूव करा के ये मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको टेस्टिंग करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो उसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक मिसाइल है, अब वो मिसाइल जो है उस पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं तो वो एक समझ लीजिए एक ऑन बोर्ड प्रोसेसर है, मिसाइल में लगा हुआ ऑन बोर्ड एक प्रोसेसर है। तो वो जो है ना वो रियल टाइम डिसीजन लेने में सक्षम होता है। मतलब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये बनाते हैं जो मिसाइल के अंदर अपने आप इस बात का निर्णय ले सके कि आखिर मिसाइल को किस जगह जाना है, और वो जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उस हिसाब से वो मिसाइल की जो ट्रेजेक्टरी है, यानी जिस जगह वो मूव कर रही है, जिस जगह उसको जाना है, तो वहाँ वो आसानी से जा सके। दूसरे टाइप के सिस्टम्स जो ये बनाते हैं वो सेंसर्स बनाते हैं। तो सेंसर्स जो होते हैं वो वही मिसाइल का उदाहरण लें तो मिसाइल के चारों तरफ जो टेम्परेचर हुआ, मिसाइल की स्पीड हुई, मिसाइल का प्रेशर हुआ, मिसाइल के जो कोऑर्डिनेट्स हुए, उनको जज करते हैं और मिसाइल का जो प्रोसेसर है उसको ये बताते हैं कि भाई आप जो है ना गलत जा रहे हो या आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो जो करेक्टिव काम करता है या जो फीडबैक देता है वो ये सेंसर देते हैं। तो वो सेंसर टाइप चीज़ें ये बनाते हैं। जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि जब आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आपको एक टारगेट को निशाना बनाने के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए होता है जिसको टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाते हैं। तो टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम में होता ये है कि अगर मान लीजिए आपका टारगेट मूव कर रहा है, जैसे मूविंग मिसाइल है, तो उसको गाइड करने के लिए जो सिस्टम होता है कि भाई ये अब जो है ये वो सामने वाली जो चीज़ है वो मूव कर गई तो आप भी यानी आपकी मिसाइल भी उसके अकॉर्डिंग मूव करे। तो ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो वो ये बनाते हैं और ये मिसाइल का मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन ये ग्राउंड डिफेंस के लिए भी बनाते हैं, यानी कि टैंक हुआ, मिसाइल लॉन्चर्स हुए और भी अन्य तरह की चीज़ हुई। फिर जो एयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मिसाइल डिफेंस के लिए उदाहरण जो मैंने बताया वो मिसाइल डिफेंस का उदाहरण एयर के लिए था। और तीसरा जो नेवल में भी है, यानी जो नौसेना से रिलेटेड जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी ये अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब इनके इक्विपमेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। वो वॉरशिप्स में, टॉर्पीडो में या सबमरीन वगैरह में जो इक्विपमेंट का इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इक्विपमेंट काम आते हैं, तो उस तरह की चीज़ें ये बनाते हैं। इसके अलावा जो होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि हमारी बॉर्डर के ऊपर नज़र रखने की, यानी दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन देश है या बॉर्डर पे चौकसी करने के लिए कोई तस्करी ना हो, या इस तरह के इक्विपमेंट भी ये सेंसर टाइप के इक्विपमेंट भी ये बनाते हैं। अब बात करते हैं R&D की। तो R&D में इनकी खुद की लैब है और ये अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। फिर साथ ही साथ जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी अपनी टेक्निक डेवलप करता है। तो वो टेक्निक जो डेवलप करता है वो उससे भी ये टेक्निक, इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट है, ये अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट है। क्योंकि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफेंस की टेक्निक हर किसी कंपनी को दे नहीं सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी इनके कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टनर हैं। नए नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए और अपने टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इनको R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार खर्चा करना पड़ता है। FY25 में इन्होंने लगभग 6% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया। हालांकि ये जो 6% ये 2023 में 9% हुआ करता था, और इस साल यानी FY26 में इनका ये टारगेट है कि ये करीब 100 करोड़ जो हुआ वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। 700 से ज़्यादा इनके पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये जो 700 से ज़्यादा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है ये इन्होंने इन हाउस डेवलप की है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
उस तरह के इक्विपमेंट्स की करने में सक्षम है। और इनकी जो फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हैदराबाद में है, और ये कस्टम बिल्ड कमर्शियली ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स भी ये बेचते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बना के रेडीमेड रखा हुआ है वो आपको अगर पसंद आता हो तो आपके हिसाब से मैं कस्टमाइज़ करके आपको दे भी सकता हूँ। वहाँ पर कोई टेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और जनरली क्या होता है कि जो डिफेंस फोर्सेस को रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के वो टेंडर डालते हैं, इशू करते हैं, और टेंडर इशू करने के बाद जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स और भी सारी कंपनीज, वो अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की होती है वो शोकेस करते हैं। यानी कि टेंडर में वो बताते हैं कि भाई हमारी ये टेक्नोलॉजी है और हम आपने जो टेंडर दिया है उसमें हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं। उसके बाद उस चीज़ का ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद जब वो सक्सेसफुल ट्रायल हो जाता है तो उसके बाद इनको ऑर्डर मिलता है। क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस तरह के कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। अब अगर इनके बिजनेस प्रपोजिशन की बात करें तो वो ये है कि ये सस्ती दरों पर एक लोकली यानी इंडिजिनाइज्ड या स्वदेशी टेक्निक डिफेंस की डेवलप करने में सक्षम है। इनके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो बेसिकली सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़ रेयर अर्थ मटेरियल्स का भी होता है। तो दोनों जो इनके रॉ मटेरियल हैं वो ये इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना से करें, चाहे अमेरिकन कंपनी से करें, चाहे ताइवान से करें, चाहे जापान से करें। अब इनकी ऑर्डर बुक की बात करूं तो 30 जून 2025 को इनकी ऑर्डर बुक 735 करोड़ की थी। Q1 FY26 में इनको अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 114 करोड़ का एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम्स के लिए। तो ये एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम क्या होता है? देखिए, एवियोनिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वो एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो एविएशन इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो सिविल इंडस्ट्री में हो या वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हो या ड्रोन्स में हो, तो वो एवियोनिक सिस्टम्स कहलाता है। फिर जो ग्रोथ की बात करूं तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये है कि कंपनीज़ को ये एक्वायर भी करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जो इनको सूटेबल कंपनी नज़र आती है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 100 करोड़ रुपए में एक IDL कंपनी एक्वायर की है जो एक्सप्लोसिव बनाती है। चूँकि ये डिफेंस में डील करते हैं इसलिए इनको एम्यूनिशन वाले एरिया में एंटर करने के लिए आसानी होगी। दूसरी बात ये कि वो जो प्लांट है वो हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद में उस प्लांट में केवल 40% जो लैंड है वो इस्तेमाल हुई है और 60% लैंड खाली पड़ी है। तो इनको अपने जो नॉर्मल प्लांट एक्सपेंशन के लिए भी वो सस्ते रेट पे जगह मिल जाएगी। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए, सनराइज सेक्टर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हाई एंट्री बैरियर है। हर कंपनी डिफेंस के इक्विपमेंट बना नहीं सकती और न ही वो टेंडर्स, जो डिफेंस के टेंडर्स हैं उनके लिए क्वालिफाई होती है। साथ ही साथ बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस कंपनीज़ के लिए आवश्यक होते हैं। वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस है टेंडर बेस्ड काम है। दूसरी बात यह है कि डिफेंस के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें वो लॉन्ग जेस्टेशन होता है, क्योंकि जब इनको टेंडर मिलता है उसके बाद इनको उस चीज़ को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, और जब वो टेस्टिंग में सफल हो जाता है उसके बाद ही, अप्रूवल के बाद ही इनको पेमेंट रिलीज़ होता है। दूसरा, इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो इलोंगेटेड बड़ा है। उसका कारण ये है कि एक तो जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल इनको बाहर से लेना पड़ता है, तो इनको स्टॉक करके रखना पड़ता है ताकि कभी सप्लाई चेन में, जैसे अभी चाइना ने रेयर अर्थ पे बैन लगा दिया था और ट्रम्प साहब इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, तो इनको अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करके रखना पड़ता है, इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी पड़ती है रॉ मटेरियल की। साथ ही साथ जो क्रिटिकल इक्विपमेंट इन्होंने बना दिए उनकी भी एक इन्वेंट्री मेंटेन करके इनको रखनी पड़ती है, क्योंकि टेंडर जो है जब इनको एक सर्टेन टाइम में सप्लाई करना पड़ता है तो उसको ये नहीं है कि जिस टाइम इनको सप्लाई करने का ऑर्डर मिलेगा तब से ये बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद जो लगातार ये इक्विटी डाइल्यूशन ये कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जो हम जितना भी काम कर रहे हैं यानी कि हम इक्विटी डाइल्यूशन
बेकार में ही नहीं कर रहे हैं। ये जो पैसा हम लगा रहे हैं ये सोच समझ के लगा रहे हैं और आगे इन्वेस्टर्स को हैंडसम रिटर्न या रिटर्न ऑन इक्विटी के फॉर्म में मिलेगा। और इनका जो ग्रोथ का टारगेट है वो रेवेन्यू ग्रोथ ये कहते हैं कि साल दर साल, मतलब हर साल अगले 2 सालों में, यानी इस साल और अगले साल वो 45 से 50% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। मार्केट कैप की बात करूं तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 49 रुपीज़ का कर्जा है। ROE 10% है, बहुत ही एवरेज है। पी लेकिन 133 का, 133 का पी है। 3 साल की सेल 32% क्यूमुलेटिवली बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 58% साल दर साल बढ़ा है। लेकिन मार्च 23 और मार्च 24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो नेगेटिव था और उसका कारण मैंने बताया कि इनकी को जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। प्रमोटर के पास 51% है, FII के पास 7% है, DII के पास 2% है और पब्लिक के पास रेस्ट 40% है। ऑल इन ऑल में बात करूं तो कंपनी सनराइज सेक्टर में, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। कंपनी जिस सेक्टर में वहाँ हाई बैरियर्स टू एंट्री है और लंबी ग्रोथ कंपनी की होने वाली है। लेकिन ये 133 का पी, ये जो देखकर मन जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके जितने भी अच्छे फैक्टर्स हैं सारे ही फैक्टर्स इस 133 के पी में समाहित है। अगर कंपनी ठीक ठाक काम करती रहती है, जैसी अभी चल रही है वैसी चलती रहती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़रा सा भी कंपनी की परफॉर्मेंस में डेंट आया और स्टॉक मार्केट इसको बहुत तेज़ी से पनिश करेगा। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर कोई इस तरह का निर्णय लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।